दीपक गुप्ता जी भी इसका बहुत ही शानदार संचालन कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत प्राणी है। ये कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, तो कॉन्फिडेंस तो इनमें वास्तव में कूट कूट कर भरा हुआ है भाई साहब। दिल्ली में एक प्रोग्राम था, ऐसे ही आपकी तरह महफिल सजी हुई थी, लॉयंस क्लब का प्रोग्राम था, तो शाम को फिर पार्टी शार्टी भी थी। तो भाई साहब ने भी अपने दो चार, हाँ यहाँ पर भी है, मुझे पता है आप इसलिए आए हो यहाँ पर तो ये जा रहे थे अपने वापस घर कार्यक्रम के बाद। तो आगे जो दिल्ली बॉर्डर था वहां पर चेकिंग हो रही थी, पुलिस वाले खड़े थे और वो एक मशीन होती है, उसमें फूंक मरवाते हैं उससे, ड्राइवर से, उसमें अल्कोहल की मात्रा आ जाती है, फिर चालान काट देते हैं। अब आगे देखा इन्होंने, बहुत लंबी लाइन लग रही है, ये घबरा गए, चक्कर क्या है। इन्होंने देखा कि अरे बाप रे, यहाँ तो चेकिंग हो रही है और तेरा आज चालान कटेगा। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत अपने कॉन्फिडेंस दिखाया और ड्राइवर वाली सीट छोड़कर पीछे वाली सीट पर बैठ गए। अब भाई साहब पीछे से लोग हॉर्न देने लगे। अब शोर देख करके वो पुलिस वाला आया, बोले भाई साहब गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ाते। बोले भाई साहब वो आगे ड्राइवर था, वो चला गया, आप देख रहे थे चेकिंग वेकिंग कर रहे हो, उसने ड्रिंक कर रखी थी, वो गाड़ी छोड़कर ही भाग गया। तो बोले इसको आगे बढ़ाओ। बोला नहीं मैं नहीं चलाऊंगा, मैंने ड्रिंक किया हुआ है, मैं कानून का पूरा पालन करता हूं। उन्होंने कहा भाई राम सिंह एक काम कर, साहब को घर छोड़ के आओ तो इस तरह से कॉन्फिडेंस से काम निकल जाता है। बहुत ही जबरदस्त संचालन कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं। और ऐसे अद्भुत आदमी है, मैं क्या बताऊं आपको। एक दिन मैंने इनको फोन कर लिया, मैं रेवाड़ी से आया हुआ था फरीदाबाद, मैं कि चलो यहाँ आए हुए तो इनसे मुलाकात करते हुए चले। मैंने फोन कर लिया, मैं कि दीपक जी कहाँ हूँ, आज आपसे मिलना है। बोले यार यशदीप आज तो मुलाकात नहीं हो सकती। मैं कि क्यों नहीं हो सकती। बोले आज तो मैं अमेरिका में हूँ। मैं कि अमेरिका में क्या कर रहे हो। बोले यार कवि सम्मेलन में आया हूँ। मैं कि यार ये तो वाकई अंतर्राष्ट्रीय कवि बन गया। 4-5 दिन बाद कुदरती फिर मैंने इनको फोन लगा लिया, मैं दीपक जी आज मेरा दिल्ली की तरफ आना हुआ है, आपसे मुलाकात हो जाती तो। बोले यार यशदीप आज तो मत आइयो। मैं क्यों, आज क्या हो गया। बोला यार आज तो मैं इंग्लैंड में हूं। मैं कि इंग्लैंड क्या कर रहे हो, अभी तो अमेरिका गए थे। यार कवि सम्मेलन में आया हुआ हूं। मैं कि यार ये तो वाकई अंतर्राष्ट्रीय कवि। अब भाई साहब एक हफ्ते बाद कुदरती जहां ये रहते सेक्टर 37 फरीदाबाद में, वहीं पर ही मेरा पहुंचना हो गया और मुझे बाहर गली में इनका बेटा खेलता हुआ नजर आ गया। मैंने उससे पूछ लिया, मैं बेटा पापा घर पे हैं। बोला कौन से पापा मैं कौन से पापा का क्या मतलब है, तेरे कितने पापा हैं। बोले अंकल मेरे तो 5 पापा हैं। मेरे को हंसी आ गई। बोला अंकल ज्यादा मत हंसो, आपके तो 6 पापा गिनवा दूंगा। मैं कि अच्छा चल गिनवा, तू ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है। बोला सबसे पहले तो आपके जो बायोलॉजिकल फादर, जिनका नाम आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट में दर्ज है। मैं कि चल ठीक है मान लिया, और बता। बोला परम पिता परमात्मा जो पूरी सृष्टि के पिता हैं, आपके क्या हुए। मैं कि ये बात भी सही है, और बता। बोला राष्ट्र महात्मा गांधी पूरे राष्ट्र के पिता हैं, वो क्या हुए। मैं कि ये बात भी सही है। मैं कि 3 हुए, और बता। बोला गाय हमारी माता है तो बहल भी कुछ लगेगा। मैं कि हाँ ठीक है लगेगा, और बता। बोला अपनी पत्नी के पापा को क्या कहते हो। मैं कि उसको भी पापा ही कहता हूं। मैं कि 5 ही हुए, 6ठा तो गिनवा। बोला अंकल जी झूठ मत बोलना, कभी मजबूरी में आपने गधे को भी मैं कि बात तो सही कह रहा है। मैं कि पर तने अपने तो 5 ही गिनवाए। बोले मेरी शादी थोड़ी हुई है अभी। मैं कि बात तो सही है, पर एक बात बताऊं, तेरे 5 है और मेरे 6 हैं, तो तेरे जो पापा है ना दीपक गुप्ता, उनके 7 पापा हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है। मैं क्योंकि जो तेरी करतूत है ना, उसको देखकर वो भी कभी कहते होंगे कि साला तू तो मेरा भी बाप निकला बोले हाँ ये बात सही है। मैं कि चल बात छोड़, दीपक गुप्ता जी घर पे हैं या नहीं है। बोला सही बताऊं अंकल। मैं कि सही सही बता। बोला अंदर रसोई में मम्मी के साथ बर्तन धुलवा रहे। मैं कि ठीक है। मैं वहीं इनके गेट से ही मैंने फोन लगाया, दीपक गुप्ता जी ने फोन उठाया। मैं कि दीपक जी आज मुलाकात हो सकती है क्या। बोले भाई यशदीप आज तो मैं कनाडा में हूं, तू कहां। मैं कि कनाडा के गेट पे खड़ा हूं, दरवाजा खोल दो तो ऐसे ये अद्भुत कवि हैं और बेहतरीन संचालन कर रहे हैं। एक बार इनके सम्मान में आपकी तालियां बज जाए। और ये जो हमारे विनोद पाल,
दिल्ली से बहुत ही, आप अब ये आएंगे आप देखिएगा इनके रंग, अद्भुत कवि हैं और अद्भुत लाफ्टर चैंपियन है, लाफ्टर आर्टिस्ट है भाई साहब। अब जितने ये मंच पर महफिलें लूटता है, पहले ये बहुत ही शर्मीला व्यक्ति था भाई साहब। ग्रेजुएशन तक इससे एक लड़की नहीं पट रही थी, खूब गलती से पता नहीं कैसे तुक्का लग गया, एक लड़की इससे सेट हो गई, उसको लेकर के ये गया डेट पर कनॉट प्लेस में, रेस्टोरेंट में। अब बड़ा घबराया हुआ, डरा हुआ कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, नर्वस अंदर से, डरते डरते गया उसके पास, बोला डार्लिंग ये मेरी पहली डेट है, कोई गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर माफ कर। तो ऐसे ही है। और हमारे भाई सिराज खान मिमिक्री आर्टिस्ट है, आपने बताया लाफ्टर चैंपियन में 3rd रनर अप रह चुके थे, परंतु कवियों की संगत में रहते हैं तो इनको कविताओं का भी शौक है, कविताएं सुनना अच्छा लगता है। भाई साहब जा रहे थे एक बार किसी बस में, उसी बस में कुछ कवि लोग जा रहे थे किसी कवि सम्मेलन में, तो वो आपस में एक दूसरे को कविताएं सुनाने लगे, शेर व शायरी सुनाने लगे। इनको अच्छा लगने लगा, ये उनके पास जाकर बैठ के वाह वाह करने लगे। उनको लगा यार ये बंदा बारीक से बारीक बात पकड़ रहा है, इसमें कुछ तो हुनर है। बोले आप भी सुनाओ। बोला नहीं मैं तो मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको कविता की परख तो है, तो इसलिए लिखते भी होंगे, सुनानी तो पड़ेगी आपको। अब ये फंस गए। इन्होंने देखा कि बस की खिड़की पर एक शेर लिखा हुआ था, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है एक शेर सुनाऊंगा। बोले अच्छा चलो एक ही शेर सुनाओ। तो अब इन्होंने शेर सुनाया। बोले तो सुनो फिर। बोला फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। सारे शायर बोले भाई वाह 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 वाह। अच्छा वो क्या हुआ, एक शायर ना जोश में खड़ा हो गया अपनी सीट से, और खड़ा भी वहां हुआ जिस खिड़की पे वो शेर लिखा हुआ था। अब दूसरी पंक्ति उसके सिर के नीचे छुप गई। अब ये फिर घबरा गए, अब एक लाइन पर ही अटक गए। बोला फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। बोले बहुत बढ़िया, अगली लाइन तो सुना। अब ये फंस गए। इन्होंने नजर दौड़ाई अपनी बस की दूसरी खिड़की पर, एक पंक्ति और नजर आई। इन्होंने दोनों पंक्तियां जोड़ दी और शेर पूरा कर दिया। और अगर सही पूरा कर दिया तो फिर सिराज के लिए तालियां बजाना। ये बोले कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा। बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं, परंतु नहीं ऐसे ही सुनते हैं, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो उधर से प्रतिक्रिया आती रहेगी। आप हमें 10 गुना ऊर्जा दीजिए, हम आपको 100 गुना ऊर्जा देकर भेजेंगे, हमारा वादा है। बिल्कुल प्रतिक्रिया आती रहेगी और प्रतिक्रिया आ भी रही है। परंतु वो कवियों की ना एक आदत होती है, बार बार तालियों की डिमांड करना। अच्छा हर कवि को तालियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास कोई साज बाज हारमोनियम तबला तो है नहीं, सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया ही हमारा हौसला बढ़ाती है। और क्यों हर कवि को तालियों की जरूरत पड़ती है, मैं बात इशारों में आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर पहुंच जाए तो आगे से लेकर पीछे तक, बाएं से लेकर दाएं तक पूरा सदन मेरा समर्थन करना कि क्यों कवियों को तालियों की जरूरत पड़ती है। कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की। ये आई कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, मूंछों को मरोड़ की, जवानी में गठजोड़ की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, मरीज को डॉक्टर की, नेता को वोटर की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बढ़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पर लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की, और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सर एक बार जोर से ताली, जय काली कलकत्ते वाली, कोई कवि ना जाए खाली, और जो ना पीटे अब भी ताली उसको पीटेगी घर वाली। बहुत अच्छे।